तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड फाइनाइट रॉड विल बी। कह रहा है फाइनाइट चार्ज रॉड है, उसकी वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइनाइट चार्ज की हम लोग बात करें तो मान लो यहाँ पर आपके पास कोई भी एक फाइनाइट लेंथ का लाइन चार्ज है, फाइनाइट लेंथ का, ठीक है। तो आपको ये मालूम है कि अगर इसके r डिस्टेंस पर, इससे किसी r डिस्टेंस से हम लोग बात करें और जहां पर मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो आपको ये पता होगा कि ये एंगल और ये एंगल पर हम फॉर्मुलेशन बनाते हैं। और ये आपको पता है कि यहाँ पर अगर मुझे पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो आपने देखा होगा कि ये डिस्टेंस r है इस लाइन चार्ज से। मान लो ये लाइन चार्ज कितना है आपका, लेमडा है, पॉजिटिवली चार्ज है, मान लो ये कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज वायर है। तो इसके दो कंपोनेंट आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, ना। और ये जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द वायर, दैट इज r, जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो ये एंगल अगर हम मान ले क्या चीज, θ1, और ये एंगल कितना है, θ2 है। तो आपको मालूम है इस पर एक परपेंडिकुलर आता है फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी, और इसके एक पैरेलल आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल आती है उसका फॉर्मूला होता है k लेमडा अपॉन r इंटू कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, है ना। और जो E परपेंडिकुलर आता है वो आता है आपके पास k लेमडा बाई r इंटू साइन θ2 प्लस साइन θ1, ये होता है साइन θ1, ठीक है। तो ये तो होते हैं इसके कंपोनेंट। तो इसका अगर मुझे रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो वही इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसका मतलब इसका जो रिजल्टेंट होगा वो यहां कहीं होगा रिजल्टेंट, एंड दैट विल बी द रिजल्टेंट, दैट विल बी द रिजल्टेंट एट दिस पॉइंट, है ना। इस P पॉइंट पर ये E क्या होगा, हमारी रिजल्टेंट होगी। और अगर हम लोग एक्सेस की बात करें तो ये हमारे पास कौन सी एक्सेस है, एंड दैट इज योर एक्स एक्सेस, है ना। तो अगर हम लोग एंगल बनाना चाहें तो एक्स एंगल से, एक्स एक्सेस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो आपको मालूम ये E पैरेलल है और ये E परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक भी क्या हुआ, दैट इज E पैरेलल हुआ। इसका मतलब जब मुझे tan थीटा निकालना हो या एंगल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर निकालना हो तो आई कैन राइट tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो E पैरेलल अपॉन E परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब यहां पर बात करें तो आप देख रहे होंगे कि जो एंगल होते हैं, ये जो एंगल्स होते हैं ये इनके एजेस से मिलाने वाली लाइन से मिलके बनते होते हैं। तो आप देखें कि इस लाइन को अच्छे से, कि यहां पर इसका एक एज है और एक एज इसका यहां पर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ऊपर वाली लाइन है वो कैसे दिख रही होगी इसके साथ, देखो ध्यान से, इसके साथ ये ऐसे मिलेगी कि नहीं, ठीक है। और दूसरी वाली लाइन आपकी मिल ही रही है, ठीक। और आपको मालूम है कि इस डिस्टेंस के साथ जो अपर है वो θ2 है, तो इसका मतलब यहां तो θ2 हमारा क्या हो गया, 0। तो θ2 की वैल्यू तो हो गई हमारे पास 0 डिग्री, और इसके साथ जो एंगल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं हम θ1, तो ये हमारे पास θ1 है। अब देखिए ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना बचा आपका 60 डिग्री। तो θ1 कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, और θ2 आपका 0 डिग्री हो गया। तो यहां से मैं पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल सकता हूं कि नहीं, हाँ ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि पैरेलल कंपोनेंट जो होगा, पैरेलल कंपोनेंट इज k लेमडा अपॉन r इंटू cos θ2, cos θ2 इज 0, cos θ0 माइनस cos θ1 इज 60 डिग्री, ठीक है। तो अगर यहां पर आप देखेंगे cos 0 इज 1 एंड दिस इज 1/2, तो ये वैल्यू होती है 1/2 और ये होती है आपके पास 1। तो फाइनली आ जाएगा E पैरेलल आपके पास कितना, दैट इज k लेमडा बाई 2r। सिमिलरली अगर मैं पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर कंपोनेंट ड्रॉ करूं तो उसकी वैल्यू होगी k लेमडा अपॉन r इंटू, ये अगर डिस्टेंस r है यहां से यहां तक, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा साइन θ2, θ2 इज 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री प्लस साइन θ1, θ1 इज 60 डिग्री। अब आपको मालूम है साइन 0 इज 0 और ये वैल्यू होती है √3/2। तो इसका मतलब E पैरेलल कितना आ गया हमारे पास, E पैरेलल इज √3/2 k लेमडा बाई r। ये दोनों कंपोनेंट्स आ गए। अब जैसे ये दोनों कंपोनेंट्स आ गए तो मैं बोलूंगा इस पॉइंट पर पैरेलल कंपोनेंट हमारे पास आ गया है, पैरेलल दैट इज सॉरी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया है, कितना हमारे पास, परपेंडिकुलर इज √3/2 k लेमडा बाई r। और पैरेलल कंपोनेंट जो आया है वो आ गया हमारे पास E पैरेलल
एंड दैट इज इक्वल टू के लेमडा अपॉन 2r। तो यहां से हम रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं हम लोग कि इस तरह से आपको रिजल्टेंट दिखने वाला होगा। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर ई एंड एट एंगल ऑफ थीटा। तो यहां से हम लोग tan थीटा निकाल सकते हैं। देन tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस परपेंडिकुलर इज के लेमडा अपॉन 2r डिवाइडेड बाय √3 के लेमडा अपॉन 2r। तो 2r इज कैंसिल आउट, लेमडा के लेमडा इज कैंसिल आउट, सो यहां से बचा 1 अपॉन √3। सो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, दैट मीन्स then 30 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया हमारा 30 डिग्री फ्रॉम द एक्स एक्सिस। सो दिस इज द एक्सिस एक्स, तो हमारे साथ एक्स के साथ कितना एंगल, दैट इज 30 डिग्री फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपसे कह रहा है पार्टिकल है मास m एंड चार्ज -q, नेगेटिव चार्ज है, इज कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग द एक्सिस ऑफ अ रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल ए। एक हमारी स्मॉल ए रेडियस की रिंग है और उस पर एक चार्ज, उसकी एक्सिस पर एक चार्ज है -q जो उसके अलोंग मूव कर रहा है, जिसके पास मास है m और ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, द रिंग कैरीज अ यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी। आपको नोटिस क्या करना है, ये देखिए पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अभी मैं बात करता हूं कि चार्ज जो है यूनिफॉर्मली चार्ज है, जिसकी लीनियर डेंसिटी आपको प्लस लेमडा दिया, मतलब पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, और जो चार्ज हमारे पॉइंट चार्ज की बात हो रही है वो नेगेटिव चार्ज है along its circumference। ठीक है, इनिशियली द पार्टिकल लाइज इन द प्लेन ऑफ द रिंग एट अ पॉइंट वेयर नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। ठीक है, इसका मतलब आपको मालूम है कि रिंग का जो सेंटर होता है वहां पर एफ नेट 0 होता है। इसका मतलब इनिशियली जो चार्ज है -q का, दैट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, क्योंकि सेंटर ऑफ द रिंग पर ही एफ नेट 0 होता है, वही उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है या मीन पोजीशन होती है। ठीक है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट डिस्प्लेस स्लाइटली फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। आते हैं कुछ बात करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो मैं आपको अगर एक चीज बताऊं, देखिए अगर आपके पास कोई रिंग है, इसका सॉल्यूशन समझते हैं, और आपके पास कोई रिंग है, अगर ये आपके पास कोई रिंग है, और अगर ये रिंग है और रिंग आपकी कैसे चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, इट मींस इट हैज प्लस लेमडा और इस पर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज है थ्रू आउट द सर्कमफ्रेंस, ऐसा उसने बोला है। अब देखिए ये आपको पता हो या ना पता हो, ये आपको पता होना चाहिए क्या, कि इसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और वैसे भी आपको मालूम है अगर कोई भी क्लोज पॉलीगन है और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है तो उसका ज्योमेट्रिक सेंटर जो होता है वो उस पर एफ नेट 0 होता है, वो उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। ठीक है, तो यहां पर ये जो सेंटर है, इस पर सेंटर पर एफ नेट क्या होता है, 0 होता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसकी एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस है जिसके अलोंग ये क्या करता है, मूव करता है। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, अगर मैं इस रिंग की वजह से कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं तो आप बोलेंगे क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है सो इट इज अवे फ्रॉम द चार्ज। अगर ये नेगेटिव चार्ज होती तो टुवर्ड्स द चार्ज होती इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर ये डिस्टेंस हम मान ले कितनी x। ठीक है, तो यहां पर, और ये जो रेडियस है इसकी हम लोग रेडियस क्या मान रहे हैं, इसकी रेडियस हमारी कैपिटल R, दिस इज द रेडियस दैट इज कैपिटल R। तो इसके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है इन दिस डायरेक्शन वो आपको मालूम होगी, क्योंकि बेटा पॉजिटिवली चार्ज रिंग है तो इट इज अवे फ्रॉम द रिंग, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आपके पास होती है KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2, जहां पर x इज अ डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग और R इज द रेडियस ऑफ द रिंग, जहां पर हमारे स्मॉल ए दिया है उसको लास्ट में हम लिखेंगे। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो आपका एक हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर इसके सेंटर पर कोई भी नेगेटिव चार्ज रखा जाए, नेगेटिव मतलब अपोजिट, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज सेंटर पर हो, और अगर ये नेगेटिवली चार्ज रिंग है तो पॉजिटिव चार्ज हो, मतलब अपोजिट चार्ज हो। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी किसी भी चार्ज रिंग पर अपोजिट चार्ज उसके सेंटर पर रखा जाता है तो वो हमेशा इक्विलिब्रियम में होता है। वो किस में होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। वो भी कौन सा इक्विलिब्रियम में होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में होगा। अब क्या कह रहा है वो कि अगर इसको हम लोग डिस्प्लेस करें, अगर इसको हम लोग क्या करें, डिस्प्लेस करें, तो इसका ऑसिलेशन बताइए। तो ये हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा। ये इनिशियली यहां पर रखा है एंड इट इज कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है,
चलो बात करते हैं। अगर मैं बोलूं बच्चों कि मान लो ये पॉइंट यहां पर है, यहां पर हो, कहीं भी हो सकता है, कि अगर मैं इस चार्ज को डिस्प्लेस करके, इस चार्ज को मैंने डिस्प्लेस किया और यहां कहीं ले आया, स्लाइटली डिस्प्लेस किया, लेट दिस इज योर एक्स फॉर टाइम बिंग, है ना, तो यहां पर होगा, तो इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड किधर एक्ट कर रही थी, इस तरफ ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एक्ट कर रही थी, तो इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये चार्ज कैसे बेटा आपका नेगेटिव चार्ज है, दिस इज नेगेटिव चार्ज। तो आपको मालूम है जो नेगेटिव चार्ज होता है उस पर जो फोर्स लगता है वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। इसका मतलब इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, एंड दैट इज योर F इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q इंटू ई। माइनस नहीं भी लगाएंगे तो आपने डायरेक्शन बता रखी है, लेकिन हमें ऑसिलेशन पर बात करनी है, तो इसलिए दैट इज Q इंटू ई। तो इसका मतलब इस पार्टिकल पर या इस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स एक्ट करेगा उस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर। इसका मतलब ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, ये अगर इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो इसका मतलब यही इसकी मीन पोजीशन है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर लग रहा है, इसका मतलब जैसे पार्टिकल को हम छोड़ेंगे तो ये मीन पोजीशन की तरफ जाएगा, और यहां पर ये रुकेगा नहीं, ड्यू टू मोमेंटम ये आगे जाएगा। जब ये आगे जाएगा तो फोर्स फिर से इधर लगेगा, तो ये इसके अबाउट क्या करेगा, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट SHM करता है। यहां तक तो बात हमें समझ में आती है, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसने स्लाइटली इसको मूव किया है, स्लाइटली मूव किया है, तो इसका मतलब ये वैल्यू स्मॉल है, वेरी स्मॉल, ये वैल्यू जो है वेरी स्मॉल है। खैर, अब हमारे पास इस E की वैल्यू कितनी है, तो अब मैं यहाँ पे हटा दे रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इस E की वैल्यू आपने बताई थी सर, दैट इज योर KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर टू द पावर 3/2। लेकिन क्वेश्चन में हमें चार्ज नहीं लेमडा दिया, तो उसका भी एक समाधान है, क्योंकि आपको मालूम है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, और लेंथ ऑफ द रिंग कितनी होती है, दैट इज सर्कमफेरेंस लेंथ, दैट इज Q अपॉन 2 पाई इंटू रेडियस R। इसका मतलब मैं यहां से चार्ज क्या लिख सकता हूं, चार्ज कैन बी रिटन एज 2 पाई R इंटू लेमडा। तो इसको मैं फॉर्मूला कन्वर्ट कर सकता हूं किसमें, आप देखिए, इस K की वैल्यू हमें मालूम है, K क्या होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक तो ये इंटू नीचे क्या था बेटा आपके पास, नीचे तो है आपके पास दैट इज R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब ऊपर क्या है Q, अब Q की वैल्यू हमारे पास है दैट इज 2 पाई R इंटू लेमडा, एंड दैट इज X। अब आप देखेंगे 2 पाई और 2 4 पाई, दैट इज 2 बचा यहाँ पर। तो ये फॉर्मूला जो फाइनली कन्वर्ट हुआ है वो हुआ हमारे पास R लेमडा X अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, हमें ये मालूम है क्वेश्चन में हमारा R इक्वल टू A है, तो हम वो लास्ट में रख देंगे। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये बहुत स्मॉल है, तो इफ X इज वेरी मच स्मॉल एज कंपेयर टू R, देन हम लोग क्या लिख सकते हैं कि R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर कैन बी रिटन एज R स्क्वायर। तो इसका मतलब R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर कैन बी रिटन एज R स्क्वायर, क्योंकि X इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू R। तो इन दैट केस वी कैन राइट दैट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2 कैन बी रिटन एज R स्क्वायर की पावर 3/2। तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा और ये बचेगा आपके पास R क्यूब। तो ये अब फाइनल आंसर मेरा कन्वर्ट होता है किसमें, R लेमडा X अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, और क्यूब में से एक स्क्वायर बचा है और R खत्म हो गया है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बची, लेमडा X अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर। अब क्योंकि R स्क्वायर हमारा R क्या A है, सो आई कैन राइट लेमडा X अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर। तो ये तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई इस पॉइंट पर, इस चार्ज के ऊपर। लेकिन हमारे पास जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, अब फोर्स पर बात करते हैं। तो वी हैव अ फोर्स दैट F इज इक्वल टू minus of Q into E, and what is the E? E is your lambda X upon that is 2 epsilon naught A square। ठीक है, अब आपको मालूम है यहां से मैं इसको क्या लिख रहा हूं, that can be written as F is equal to minus of Q lambda upon 2 epsilon naught into A square into X। ठीक है, now we can compare it with the, क्योंकि अगर स्लाइडली स्मॉल कर रहे हैं तो ये SHM परफॉर्म कर रहा होगा, ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा, और बहुत छोटा है तो SHM परफॉर्म कर रहा होगा। तो हम लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं F बराबर माइनस के इंटू एक्स। तो आप यहां से कंपेयर से समझ पाएंगे कि कंपेयर से आप समझ पाएंगे कि ये जो वैल्यू है दैट इज इक्विवेलेंट टू K।
that is equivalent to k, and we know that very well that time period is equal to 2 pi अंडर रूट ऑफ m by k होता है, जहां पर k ये है आपके पास। कंपेयर करने पर SHM की इक्वेशन कंपेयर करने पर ये आएगा, k की वैल्यू इतनी होगी, तो यहां से k की वैल्यू जब पुट करेंगे तो t इक्वल टू आएगा 2 pi अंडर रूट ऑफ m by k, एंड k इज q lambda अपॉन 2 epsilon naught a square. So finally I can write here that 2 pi under root of 2 epsilon naught m a square by q into lambda. ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, जो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर। हाई, होपफुली यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी, और ये हमारा क्या होगा, दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, so answer is 2 epsilon naught ma square upon q lambda, तो that is 2 epsilon naught ma square upon q lambda, तो आंसर क्या हो गया इसका b, so correct answer is b। ठीक है, एक बार मैच कर लीजिए, 2 epsilon naught ma square upon q lambda, 2 epsilon naught ma square upon q lambda, so this is the answer of question number 8। now come to the question number 9। what is the question number 9? in the given figure, so we are talking about flux, we are talking about the flux। ठीक है, through a surface S1 is phi1 and through S2 is phi2। कह रहा है कि डायग्राम में जो दिया है उसमें दो सरफेसेस हैं S1 और S2, कह रहा है S1 से रिलेटेड जो फ्लक्स है वो phi1 है और S2 से जो रिलेटेड है वो फ्लक्स phi2 है, तो कह रहा है इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा। तो पहले बात आप नोटिस कर रहे होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप नोटिस कर रहे होंगे वो ये नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज क्यों रखा हुआ है, यहाँ पर पॉइंट चार्ज क्या रखा है, क्यों रखा है। तो लेट मी कंप्लीट दिस, कि अगर कहीं पर भी पॉइंट चार्ज होता है, कहीं पर भी क्या होता है, अगर पॉइंट चार्ज होता है तो आपको मालूम बेटा पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, रेडियली आउटवर्ड होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसका मतलब रेडियली आउटवर्ड कुछ ऐसे दिखेंगे आपको, रेडियली आउटवर्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी इस चार्ज की वजह से वो ऐसे दिखेंगी थ्रू आउट, है ना, ऐसे आपको थ्रू आउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखेंगी रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, और भी बना लें इसको, ऐसे बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी कि नहीं, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, हम लोग बस कुछ ही लाइंस को बना रहे हैं ताकि हम लोग एक्सप्लेन कर सकें यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, अब जो फ्लक्स होता है बच्चों, आपको मालूम है कि जो फ्लक्स होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है दैट इज पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली। ठीक है, अब यहां पर आप देखो, अगर मैं आपको एक इसमें से एक लाइन चूज करके बोलूं तो आप देखें ये जो मैं बोर्ड कर रहा हूं, जैसे कि मान लो एक ये लाइन, ठीक है, अच्छे से इसको समझो। इसी तरह से अगर दूसरी लाइन में बोर्ड करूं तो मान लो वो, एक सेकेंड, और वो लाइन ये है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये दो लाइंस हैं कि नहीं। अब आप देखो इसने क्या बोला है कि अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाऊं, अब ध्यान से देखना बेटा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब आप बनाएंगे इसमें से, तो आप देखेंगे कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड आएगी कि नहीं, रेडियली आउटवर्ड आएगी, रेडियली आउटवर्ड आएगी, है ना, ऐसा आएगी। और भी बनाते हैं, और भी जब बनाएंगे आप, एक सेकेंड, हाँ भाई क्या है, देखिए अगर इसको आप रेडियली आउटवर्ड बनाएंगे तो ऐसे बनेगा आपके पास रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अगर और हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएं तो ध्यान से देखो, रेडियली आउटवर्ड ऐसे ही जाएंगे कि नहीं, अच्छे से समझो, कितनी भी आप बनाएंगे रेडियली आउटवर्ड ऐसे ही जाएंगी, और भी बनाना चाहे तो भाई और बना ले, ऐसे ऐसे जाएंगी बेसिकली रेडियली आउटवर्ड, है ना। ऐसे बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड पास होंगी रेडियली आउटवर्ड, और कहाँ जाके बेटा ये टर्मिनेट होंगी, जाके इन्फिनिटी पर। ऐसे बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी कि नहीं। मैं फिर से बता रहा हूं, यहां पर आपके पास प्लस क्यू चार्ज रखा था, दैट इज ये क्यू, है ना। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं वो नोटिस करिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, है ना। अब आप यहां से देखेंगे तो बहुत सिंपल आपको नजर आ जाएगा कि ये जो दो लाइंस हैं इनके बीच बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी,
लेकिन आप देखिए ये वाली जो सरफेस है, जो व्हाइट वाली सरफेस दिखाई गई है, उससे भी कितनी लाइन पास हो रही, 1 2 3 4 5, और इससे भी 1 2 3 4 5। इसका मतलब दोनों से फ्लक्स कितना पास होगा, सेम पास होगा, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है पासिंग थ्रू अ सरफेस। आई थिंक यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो इन्होंने जानबूझ के आपको कैसे बना के दिया था, दो उससे पॉइंट चार्ज से होती हुई दो स्ट्रेट लाइंस देखी, तो आप ये, ताकि आप समझ जाएं कि जितनी भी लाइन इससे पास होंगी वही लाइन इससे भी पास होंगी, इसका मतलब दोनों से फ्लक्स क्या होगा बेटा आपका, सेम होगा। तो आंसर इज ए। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि स्टेटमेंट है, चार्ज इज आउटसाइड द गॉसियन स्फीयर एज शोन इन द फिगर ऑफ रेडियस आर। ये गॉसियन सरफेस है आपके पास, जो जो कह रहा है बता, लिखते जाए आप। ये क्या है बेटा आपका, गॉसियन सरफेस है। ठीक है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज 0। देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज 0, एंड स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, एज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर द क्यू इनक्लोज्ड इज 0। सो फाई या जो इंटीग्रेशन है ई डॉट डी एस इक्वल टू 0। अब देखिए क्या कह रहा है ये, कि गॉसियन चार्ज इज आउटसाइड। नोटिस करिए सब चीज, एक एक बात कह रहा है कि यहां पर चार्ज है, लेकिन चार्ज कहां पर है, आउटसाइड द गॉसियन सरफेस, आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। अब ध्यान से सुनिए, एक फंडामेंटल यही है और आपको ही पता है, और ये आपको डिस्कस भी किया गया है कि जब भी हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं तो गॉसियन सरफेस का और गॉस लॉ जो हमारा रिलेशन है वो आपको पता ही होगा। वो रिलेशन आपके पास क्या है कि सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस या डी ए जिसको आप लिखते होंगे, दैट इज क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहां पे बहुत सीधा है, जो क्यू इनक्लोज्ड होता है आपको पता है कि क्यू इनक्लोज्ड इज ड्यू टू इनक्लोज्ड चार्ज ओनली, इज इनक्लोज्ड चार्जेस ओनली, इनक्लोज चार्जेस ओनली। इसका मतलब यहां पर आप देखेंगे इस केस के लिए इस गॉसियन सरफेस में कोई भी इनक्लोज चार्ज नहीं है ना, चार्ज तो कहां है, बाहर है, आउटसाइड है। दूसरी चीज यहां पर जो आपने ई लिखा होता है, ये जो ई होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज ड्यू टू ऑल चार्जेस, ड्यू टू ऑल चार्जेस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस होता है, और जो क्यू इनक्लोज होता है वो ड्यू टू इनक्लोज चार्ज ओनली। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इस पर बात करेंगे तो इनक्लोज चार्ज तो 0 है। अगर इनक्लोज चार्ज 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ई 0 है, ये प्रोडक्ट 0 है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो इनक्लोज चार्ज होता है इट इज ड्यू टू इनक्लोज चार्ज ओनली, मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज इनक्लोज होता है उसकी वजह से। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ड्यू टू ऑल चार्ज होती है, चाहे वो अंदर हो या बाहर हो। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ क्योंकि क्यू इनक्लोज 0 है, इट मींस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज इज 0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इट इज 0। लेकिन इट डजंट मीन ई इज इक्वल टू 0। ई है ड्यू टू ऑल द चार्जेस, चाहे वो बाहर हो या अंदर हो, लेकिन द प्रोडक्ट दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज 0, लेकिन ई 0 नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि फाई 0 होने का मतलब ई 0 होता है, नहीं, लेकिन हाँ ई 0 होगा तो फाई जरूर 0 होगा। तो स्टेटमेंट पढ़िए, कह रहा है कि अ चार्ज इज आउटसाइड द गॉसियन सरफेस है, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज 0। तो ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सभी चार्ज की वजह से होती है, कहीं पर भी आप बात करें। ठीक है, और सेकंड क्या कह रहा है स्टेटमेंट की ई डॉट डी एस इक्वल टू ये होता है, लेकिन अगर ई इनक्लोज इज 0 है तो दिस वैल्यू इज 0। हाँ ये करेक्ट है, लेकिन ई 0 इज नॉट करेक्ट द करेक्ट आंसर। तो आंसर क्या होगा हमारा, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आंसर क्या होगा, इसका डी हुआ। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देयर आर 3 पैरेलल लार्ज, द इंपॉर्टेंट थिंग इज उसने बोला है कि लार्ज पैरेलल प्लेट्स हैव द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है आपको मालूम है, दैट इज सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं हम। As shown in the figure, what is the electric field at point P? पहले तो आप समझें, due to large plate parallel plates या due to a single parallel plate जो होता है चार्ज डेंसिटी जो होती है सिग्मा, सॉरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज इक्वल टू होता है आपके पास सिग्मा अपॉन
टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज होता है या अवे फ्रॉम द प्लेट होता है, अगर वो निगेटिवली चार्ज है तो टूवर्ड्स द प्लेट होता है, ठीक है। तो अब आते हैं इस पॉइंट पी पर। अब यहाँ पर 3 प्लेट है कि नहीं, अब बताइए इस पर सिग्मा कैसा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इस सिग्मा की वजह से, मैं इसको कलर से दिखा रहा हूं, इस रेड वाले सिग्मा की वजह से अवे फ्रॉम द प्लेट होगा, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है इस पॉइंट पर, अवे फ्रॉम द प्लेट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेट होगा, तो अवे फ्रॉम द प्लेट, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द प्लेट होगी इस पॉइंट पर, एंड दैट विल बी सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दिस इज -2 सिग्मा, निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज मतलब, निगेटिव चार्ज का मतलब हुआ कि टूवर्ड्स, तो इस पॉइंट पर टूवर्ड्स द प्लेट होगा, तो टूवर्ड्स द प्लेट मतलब डाउनवर्ड, तो इसका मतलब इसकी वजह से क्या हुआ, दैट इज सिग्मा की 2 सिग्मा, तो हमारा यहां पर है सिग्मा 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज माइनस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी निगेटिवली चार्ज है, तो इस पॉइंट पर टूवर्ड्स द प्लेट होगी, इसकी वजह से भी डाउनवर्ड होगा, तो इसकी वजह से होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप देखेंगे सभी की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, सभी एक डायरेक्शन में, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो डायरेक्ट जुड़ के होगा। इसका मतलब मैं फाइनल आंसर क्या लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो फाइनल आपके पास आएगा 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज 4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो बेटा ये तो इसका किसका फॉर्म हुआ, स्केलर फॉर्म हुआ, लेकिन इसको मुझे वेक्टर फॉर्म में बदलना है, तो इट इज योर 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो वेक्टर लगाना है तो इसकी डायरेक्शन आपको देखनी पड़ेगी, एंड द डायरेक्शन विल बी, यहां से आप साफ समझ में आ रहा है। इस क्वेश्चन में इन्होंने देखा है कि वर्टिकल जो डायरेक्शन अपवर्ड है वो k है, तो इसका मतलब डाउनवर्ड माइनस k होगा, तो इसका मतलब ये किधर है, नीचे की तरफ है, नीचे का मतलब माइनस k कैप, तो दिस इज योर माइनस k कैप, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो एट दिस पॉइंट इट इज 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस k कैप, तो 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस k कैप, तो दिस इज द आंसर C, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12. In the figure shows there are 4 solids each with a charge Q uniformly distributed. कह रहा 4 हमारे पास स्फीयर दिखाए गए हैं और उनमें सभी में चार्ज क्या है, इक्वल चार्ज दिया गया है, और वो जो इक्वल चार्ज है वो इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वॉल्यूम में। अच्छा वॉल्यूम, तो सबसे पहले नोटिस आप क्या करेंगे कि वॉल्यूम की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, वॉल्यूम की। अगर वॉल्यूम की बात कर रहा है, पूरे वॉल्यूम में अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, तो उसका एक ही चीज सॉल्यूशन हो सकता है कि इसका मतलब ये कौन है, नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। यहां से तो ये पता चला, क्योंकि अगर बेटा एक कंडक्टिंग स्फीयर होता तो इसके जो चार्जेस होते हैं उसके आउटर बाउंड्री आउटर सरफेस पर होते, अगर ये पूरे वॉल्यूम पर है तो पूरे वॉल्यूम का मतलब है कि वो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। अब बात करते हैं सॉलिड है कि हॉलो है, सॉलिड है तभी पूरे वॉल्यूम में हो सकता है, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग शेल होता तो भी चार्ज उसके आउटर लेयर पर ही क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होते। तो इसका मतलब यहां से समझ में आ गया नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का केस है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का केस है ये। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द फिगर आल्सो शोज अ पॉइंट P फॉर ईच स्फीयर all at the same distance from the center of the sphere। कह रहे हैं यहां पर जो P पॉइंट दिखाया गया है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सबके लिए क्या है, सेम है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है बेटा, आप जिसको हम R बोलेंगे, लेट फॉर टाइम बीइंग दिस इज योर ये जो है आपकी डिस्टेंस R है, ये भी डिस्टेंस कितनी R है, ये भी डिस्टेंस कितनी R है, और ये कह रहा है ये भी डिस्टेंस सबकी R है, ठीक है। और ये भी हमें पता चल गया कि सारे के सारे क्या हैं, सॉलिड स्फीयर्स हैं और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, रैंक द स्फीयर्स अकॉर्डिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंपॉर्टेंट बात है कि कह रहा है मैग्नीट्यूड किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का, इनका ऑर्डर डिसाइड करिए कि किसमें ज्यादा किसमें कम और किसमें सबसे कम है, या कैसे कैसे ये आपको बताना है। तो मैं आपको पहले एक बेसिक चीज बता दूं इसके रिगार्डिंग, अगर हमारे पास क्या है, कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, अगर हमारे पास क्या है, कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो आपको मालूम है इसके केस में जो चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली वॉल्यूमेट्रिकली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसके पूरे वॉल्यूम में क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ना।
तो कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी तो इस पर सेम है फिलहाल, ये है ऐसे। और अगर इसके पास ये रेडियस क्या हो, कैपिटल आर हो, कैपिटल क्या हो, आर हो, तो आपको मालूम है अगर किसी भी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी होती थी, कि अगर मैं बोलूं कि मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी, तो आप बोलते थे सर यहाँ से आपको होती हुई एक गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। एक क्या बनानी पड़ेगी, गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, है ना। तो यहां से हम एक क्या बनाते थे, गॉसियन सरफेस बनाते थे। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास एक गॉसियन सरफेस, ये क्या हुई हमारे पास, गॉसियन सरफेस, लेकिन कौन पॉइंट के लिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए, है ना। इसी तरह से अगर मुझे कहीं इनसाइड चाहिए तो इनसाइड गॉसियन सरफेस बनाते थे। अगर मुझे कहीं पर इनसाइड चाहिए तो मतलब कि मुझे अंदर कहीं एक गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। हाँ, अब इंपॉर्टेंट चीज है वो समझो बच्चों। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो देखो। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए मुझे, और एक यहाँ, तो ये कौन सा पॉइंट है आपका, इनसाइड पॉइंट, और ये जो पॉइंट है हमारा वो है आउटसाइड पॉइंट, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मुझे आउटसाइड पॉइंट पर चाहिए, और ये दोनों दूरियां क्या कहलाती थी, आर, ये दोनों दूरियां, अगर मैं इनसाइड की बात करूंगा तो इनसाइड के लिए ये दूरी आर है। बस कंडीशन ये है कि यहाँ पर आर जो है वो लेस देन रेडियस ऑफ द कंडक्टर है। और अगर हम आउटसाइड की बात करें, आउटसाइड, तो ये भी आर है, लेकिन ये आर जो है वो ग्रेटर देन आर है। तो यहाँ पर जो आर है वो दूरी होती है उस पॉइंट की जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो हमने यहाँ पर दो गॉसियन सरफेस बनाई, इससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलेगी, और कैसे पता चलता है उस पर भी अभी डिस्कशन करते हैं। तो ये भी हमारी क्या हुई, गॉसियन सरफेस हुई, लेकिन किसके लिए, इनसाइड पॉइंट के लिए। और ये जो गॉसियन सरफेस हुई है ये हमारी है आउटसाइड पॉइंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे कि अगर मैं पूरा चार्ज इस पर कितना मानूं, कैपिटल क्यू, कि इस पर जो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पर पूरा चार्ज कितना माना गया है, मान लो क्यू दिया था, तो बताओ इस सरफेस के अंदर पूरा चार्ज इंक्लूड है कि नहीं, हाँ पूरा चार्ज इंक्लूड है। अगर पूरा चार्ज इंक्लूड है तो इसका मतलब इसके लिए क्यू इनक्लोज कितना है, आप बोलेंगे फुल चार्ज है, इसका मतलब पूरा का पूरा चार्ज इंक्लोज्ड है। हाँ, अब आते हैं इस ब्लू वाले के लिए। तो आप देखेंगे ब्लू वाले के केस में केवल इतना चार्ज इसके अंदर आ रहा है ना, जितना इसका वॉल्यूम है। इसका मतलब जो ब्लू वाला इनसाइड गॉसियन सरफेस है उसके लिए क्यू इनक्लोज्ड फुल है कि पार्शियल है, तो क्यू पार्शियल होगा, क्यू पार्शियल होगा। ये तो बात समझ में आ गई। अब मैं कुछ बातें बताता हूं, ध्यान रखो जो अभी हम यूज करेंगे। अब मुझे बताओ, आपको याद होगा कि अगर क्यू इनसाइड हम बात करें, सॉरी ई इनसाइड, इनसाइड पॉइंट पर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालनी होती है तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नहीं होती हमारे पास, वो हम लिखते हैं रो के फॉर्म में, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और जो आउटसाइड लिखते हैं हम लोग, आउटसाइड का फेमस फॉर्मूला होता है क्या चीज, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर ना कि रेडियस, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। सारा खेल क्यू का है। अब यहां पर हम एक बात करते हैं, इनसाइड के लिए अगर बात करें तो इनसाइड का फॉर्मूला ये होता है, आउटसाइड का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। और कहीं पर भी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो हम गॉसियन लॉ लगाते हैं, और गॉसियन लॉ कहता है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखेंगे क्योंकि स्फीयर है, तो अगर मैं स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर, देखना बेटा ध्यान से, किसी भी पॉइंट पर, अच्छा ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी रेडियली आउटवर्ड होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। इसका मतलब रेडियली आउटवर्ड ऐसा कुछ दिखेगा आपको, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड हुई। लेकिन मैं यहां पर इसका एक छोटा सा एरिया कंसीडर करूं तो इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही आएगा कि नहीं, डीएस वेक्टर, है ना। इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, थीटा बराबर 0 डिग्री हर एक मोमेंट पर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अच्छा क्योंकि ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक ये डिस्टेंस बराबर है, तो सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, बराबर होगी। मतलब ई कांस्टेंट हो गया तो बाहर आ सकता है, अगर बाहर आ सकता है। और वैसे भी देखिए इसको मैं क्या लिखूंगा, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये फॉर्मूला तब लगता है जब ई कांस्टेंट हो, तो ई कांस्टेंट है, हर एक पॉइंट पर रेडियस क्या है, सेम है, तो इसलिए ई कांस्टेंट है। अब ये कॉस थीटा तो बेटा आपका 0 है, तो कॉस 0 का वैल्यू 1 हो गया, तो मतलब ई इक्वल टू हो गया ए इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब बात होती है बेटा ये किसका, ये किसका, ये होता है गॉसियन सरफेस का। किसका होता है, गॉसियन सरफेस का। यहां तक बात समझ में आई। अब बात करते हैं, देखो इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी है। तो सबसे पहले मुझे बताइए, अगर मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो मैं यहाँ पर क्या बनाऊं,
यहां पर मुझे क्या बनानी पड़ेगी, गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। तो गॉसियन सरफेस इससे होती हुई जाएगी कि नहीं, देखिए इससे रिलेटेड आपकी गॉसियन सरफेस कुछ इस तरह की आपको दिखेगी, है ना। इसके लिए गॉसियन सरफेस हुई, हाँ मैं इसको थोड़ा सा ये कर दूं, ठीक। अगर मैं बोलूं इसके लिए, तो आप देखेंगे इसके लिए गॉसियन सरफेस यही हुई क्योंकि इसका पॉइंट वहीं पर है थ्रू आउट। इसके लिए जब मैं गॉसियन सरफेस क्रिएट करूंगा तो इसके लिए गॉसियन सरफेस यहां से जाएगी, अंदर है, मैं इसको थोड़ा डार्क करता हूं आपको समझ में आया ताकि, है ना, देखिए अंदर है। अब इसी तरह से अगर मैं इसके लिए गॉसियन सरफेस क्रिएट करूं इसके लिए, तो इसके लिए भी गॉसियन सरफेस यही आएगी। अच्छा देखिए आप सब के लिए गॉसियन सरफेस सेम है, गॉसियन सरफेस की रेडियस भी सेम है। मैं कंफ्यूजन से दूर करने के लिए पहले आपको मैं ये क्लियर कर दूं, ये सब सेम है गॉसियन सरफेसेस, ठीक है, ये भी और ये भी गॉसियन सरफेस क्या आपकी सेम है। तो ऐसे दिख रही है आपकी सबकी गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही, अच्छा इस सब के लिए गॉसियन सरफेस सेम है, तो सभी के लिए एरिया बताना जरा, सभी का एरिया कितना लिखा जाएगा, जो हमारे इस फॉर्मूले में एरिया आया था। तो ये स्फेरिकल बेटा आपका गॉसियन सरफेस है, दैट इज स्फेरिकल फॉर्म है, तो इन सब के लिए एरिया क्या आ जाएगा, सबके लिए एरिया आ जाएगा 4 पाई। और अगर ये डिस्टेंस मैंने कितनी मानी थी r, तो ये जो रेडियस इसकी फॉर्म हो रही है वो कितनी स्मॉल r है, दैट इज स्मॉल r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अभी आपने बोला है जो E है मेरे पास, वो E निकल के आया है Q इनक्लोज्ड अपॉन, देखिए ध्यान से, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और नीचे ये A चला जाएगा, ठीक है भाई, ये A चला जाएगा नीचे, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं A एप्सिलॉन नॉट। अच्छा सबके लिए A तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि सबके लिए R सेम दिया उसने, आप ये समझ रहे डिस्टेंस सबके लिए सेम है, इसका मतलब E जो है वो डायरेक्टली फंक्शन किसका है, Q इनक्लोज्ड का, डायरेक्टली फंक्शन किसका है, Q इनक्लोज्ड का है। तो बस बात खत्म। अब बताइए इस गॉसियन सरफेस के अंदर, अब यहां से बात चालू होती है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर बताओ पूरा चार्ज, बेटा ये पूरा चार्ज ऐसे फैला हुआ है ना, पूरा चार्ज ऐसे फैला हुआ है, और इस चार्ज को हमने क्या बोला है, के बोला, एस क्यू बोला है, तो पूरा का पूरा चार्ज शामिल हो रहा है, हाँ, तो इसमें क्यू इनक्लोज कितना है, पूरा क्यू, पूरा क्यू मतलब फुल मतलब इससे बड़ा नहीं हो सकता ना, हाँ। इसी तरह से इसमें देखें तो इसमें भी आपके पास ये जो गॉसियन सरफेस है, इससे इनक्लोज चार्ज कितना है, पूरा का पूरा मतलब फुल का मतलब मैक्स, इससे बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है भाई। अच्छा अब यहां पर आ जाओ, तो यहां देखोगे तो चार्ज तो बेटा आपका हर जगह है ना, चार्ज यहां पर भी है, बाहर भी, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन गॉसियन सरफेस में आप देखोगे तो उसका कुछ हिस्सा आ रहा है, तो फुल की पार्शियल, हाँ पार्शियल होगा, फुल की पार्शियल होगा, इसका मतलब इससे रिलेटेड जो फ्लक्स होगा, इनक्लोज चार्ज होगा, वो क्यू पार्शियल होगा, क्यू पार्शियल, ठीक है। अच्छा इसमें देखें आप, यहां पर भी, इसमें भी होगा, है ना, बाहर भी है। अब आप देख रहे होंगे लास्ट वाले में और सेकेंड वाले, थर्ड वाले में यहां पर भी चार्ज होगा, तो यहां पर भी आपको पता चल रहा है जो क्यू इनक्लोज्ड है, मान लो ये फोर्थ केस है और ये आपका थर्ड केस है, तो इसमें भी क्यू पार्शियल होगा कि फुल है, पार्शियल है। लेकिन अब यहां समझो बेटा, इसमें क्यू सेम, इसमें क्यू सेम, इसका मतलब क्यू इनक्लोज्ड 1 इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड 2 है, विच इज इक्वल टू ऑफ फुल, मतलब सबसे बड़ा, इसका मतलब इससे बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती। इसका मतलब यहां से पहले तो एक बात तय हो गई कि जो E1 है वो इक्वल टू ऑफ E2 है, और ये सबसे बड़ी है, मतलब ये सबसे, इन चारों में सबसे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब बचते हैं ये दोनों। अब आप एक बात बताएं मुझे, तो ये आप गैप देख रहे होंगे, यहां से यहां तक का गैप आप देखेंगे, तो ये गैप और ये गैप कम है, तो आप देखेंगे इसमें ज्यादातर चार्ज इसमें आ गया है, लेकिन इसमें ज्यादातर मतलब ज्यादातर जो चार्ज है वो बाहर है। इसका मतलब जो क्यू इनक्लोज्ड है, कौन सा, जो क्यू इनक्लोज्ड चौथा है वो कम है किससे, क्यू इनक्लोज्ड थर्ड से। इसका मतलब क्यू इनक्लोज्ड अगर ज्यादा है तीसरे में चौथे से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी तीसरे में चौथे से। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तीसरे में ज्यादा है किससे, चौथे से, लेकिन ये तो सबसे बड़ी है, तो इसका मतलब ये दोनों तो हमेशा इससे ज्यादा है, तो रिलेशन क्या हुआ, E1 इक्वल टू E2, E2 इज ग्रेटर देन E3 एंड E3 इज ग्रेटर देन E4। इसका मतलब जो आपके पास आंसर है ए। होपफुली क्वेश्चन नंबर 12 इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा, अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस r0 कैरीज अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। ठीक है भाई, जैसे इसने बोला बेटा आपका रो, तो जैसे इसने बोला रो, तो आप तुरंत समझ गए कि ये
नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हुआ, जो भी हुआ, और आपके लिए तुरंत आपने बोला कि भाई हाँ, इसके लिए ई इनसाइड आपने बताया सर वो होता है रो दूरी डिस्टेंस अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। सर इसके लिए आपने आउटसाइड पॉइंट के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड बताई है, आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बताई थी सर के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर सर आप इसको रो में बताएं तो मैं रो में बता दूंगा, रो में ये होगा रो इंटू आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, जहां पर आर इज द कैपिटल आर इज द रेडियस एंड स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये तो आपको याद होना चाहिए फिलहाल, ठीक है। डायग्राम में क्या कह रहा है कि इसका जो एक आपके पास एक स्फीयर है उसकी रेडियस कितनी दे रखी है, उसने आर नॉट दे रखी है और इसने बोला है इसके पास चार्ज डेंसिटी दो है, रो है। अब कह रहे हैं इसमें से एक कैविटी काटी जाती है जिसकी रेडियस कितनी है आर नॉट बाई 2 है। इसका मतलब ये जो रेडियस है ये है आर नॉट बाई 2, यहां से यहां तक की रेडियस। तो बेटा ये भी कितना हुआ आर नॉट बाई 2 हुआ, ये कितना हुआ यहां से यहां तक आर नॉट है, इसकी रेडियस है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जो भी इसमें C1 इज द सेंटर ऑफ, ठीक है, C1 इज द सेंटर ऑफ कंप्लीट स्फीयर और इस कंप्लीट स्फीयर से कैविटी काटी गई है, तो जो कैविटी का सेंटर है वो C2 है, ठीक है। एंड कह रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। देखिए कैविटी काटी गई है, अच्छा ये बताइए पहले ये कैसा रहा होगा, तो आप बोलेंगे सर ये पहले ऐसे था कंप्लीट, ये पहले कंप्लीट सॉलिड रहा होगा स्फीयर, और कंप्लीट सॉलिड स्फीयर की जो कैविटी जो डेंसिटी दी गई है वो रो दी गई है, ठीक है। फिर इसमें से कैविटी निकाल दी गई है, इसका मतलब जो बाहर निकाला जाएगा, तो बाहर निकालने के बाद ये जो आपके पास दिखेगा, तो दिखने के बाद ऐसा दिखेगा जैसे इन्होंने बोला है, काटने के बाद ये यहां से इतना काट दिया गया, तो ये सॉलिड स्फीयर इतना बचा ना। तो इसका मतलब अब जो रो है, रो मतलब डेंसिटी ऑफ द चार्ज डेंसिटी है वो यहां पर है, यहां तो रो 0 हो चुका है, ये तो मटेरियल बचा ही नहीं ना यहां पर, तो यहां पर रो क्या हो चुका है 0। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया हुआ है, तो इसका बढ़िया सा एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास एक कोई सॉलिड स्फीयर है, ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है, कोई आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है और मैं आपको इसको बता देता हूं प्रॉपरली, कोई सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, और एक और सॉलिड स्फीयर आप ले लें, और एक सॉलिड स्फीयर और ले लें आप, और मैं आपको बताऊं कि ये कितना है। अब देखिए एक चीज, ठीक है, ये तो आप देख रहे होंगे ऐसे ही कैविटी फॉर्म हुई होगी जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसको काटो पीटो नहीं। अब मैं आपसे एक बात बताता हूं, देखो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसको क्या करो, आप इसको भी फिल करो, ठीक है, और इसको फिल करिए और आप बोलें ऐसे, कैसे कि अगर इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है रो, तो इसकी चार्ज डेंसिटी क्या मान लो माइनस रो मान लो, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दें, तो क्या होगा जब ये यहां आके कंबाइंड होगा ये वाला चार्ज, तो पहले इसके पास रो था इसकी वजह से, और इसकी वजह से रो कितना है माइनस रो, तो कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब कैविटी काटने से अच्छा है हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज करें कि हम एक स्फीयर और जोड़ दे रहे हैं लेकिन निगेटिव चार्ज डेंसिटी का। इसका मतलब ये डायग्राम और पिछला डायग्राम सेम है, इसका मतलब मैं इसको ये बोल सकता हूं कि ये जो डायग्राम है वो पिछले डायग्राम के बराबर है, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट्स पर, ये है वो पॉइंट बी जहां पर आपसे डेटा पूछा गया है, और अगर ये पी पॉइंट है तो अब देखिए बेटा ध्यान से, क्लोनिंग कर रहा हूं इसकी, नो फिल एंड ये, ठीक है। अब आप देखिए ऐसा था कि नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो इसके लिए बी पॉइंट होगा वो यहां कहीं होगा इस जगह पर, तो मैं इसको हटा रहा हूं बी, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि इसके लिए जो बी पॉइंट है वो यहां पर है, बी पॉइंट है ना, इसके लिए ये बी पॉइंट यहां पर है। अब देखिए इसकी रेडियस तो है बेटा आपकी ये, दैट इज आर नॉट। अब देखो इसकी रेडियस तो कितनी बच्चों आपकी आर नॉट बाई 2, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी बची बताओ आर नॉट, ये देखो क्योंकि सर्किल तो यहां था ना ये स्फीयर। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां तक इसके लिए जो दूरी है वो कितनी बनी, यहां से यहां तक ये बनी आपकी दैट इज आर नॉट बाई 2 एंड आर नॉट दैट इज 3 आर नॉट बाई 2, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर, ये देखिए ये इसके सरफेस पर है, ये सरफेस का पॉइंट है, और ये इसके आउटसाइड पॉइंट है, ये इसके आउटसाइड पॉइंट है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया है कि ई इनसाइड क्या होता है, ई इनसाइड होता है रो
आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो एप्सिलॉन नॉट, है ना। अभी आपने क्या डिस्कस किया था कि E इनसाइड जो होता है वो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट होता है, जहां पर आर क्या था, आपने बोला था दूरी। अब बताइए अगर ये इनसाइड पॉइंट यहां कहीं होता किसी डिस्टेंस आर पर, देखिए ध्यान से, ये दूरी इनसाइड पॉइंट, तो अगर मैं इस आर को कैपिटल आर बना दूं रेडियस, तो सरफेस पे पहुंच जाएंगे कि नहीं? हाँ। तो इसका मतलब इस पर अगर मैं बोलूं कि सरफेस पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप बोलेंगे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी रो इंटू रेडियस ऑफ द स्फीयर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये बेटा रेडियस ऑफ द स्फीयर कितना है? रेडियस ऑफ द स्फीयर इज आर नॉट डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये सरफेस पे आ गया। इसका मतलब मैं यहां से लिख सकता हूं कि जो EB है, EB ड्यू टू दिस इज इक्वल टू ऑफ रो एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3 एप्सिलॉन रो आर नॉट अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई। अच्छा, ये पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, इसका मतलब B पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किधर आएगी? अवे फ्रॉम द चार्ज। सो दिस इज योर EB ड्यू टू दिस। अब आते हैं बेटा ये, क्योंकि ये आउटसाइड पॉइंट है तो मैं बोलूंगा EB इसकी वजह से जो होगा वो E आउटसाइड होगा। और E आउटसाइड का भी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि E आउटसाइड को डेंसिटी के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, जहां पर ये है दैट इज रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट दूरी स्क्वायर। दूरी उस पॉइंट की होती है सेंटर से, सेंटर से पॉइंट की दूरी यही हुई कि नहीं? अब ये जो आर होता है वो रेडियस ऑफ द स्फीयर होता है, तो यहां पर ये है आपका आर, तो अब ये वैल्यूज पुट करनी है आपको, तो दैट कैन बी रिटन एज रो। अब बताइए रो आर कितना है आपके पास? आर नॉट बाई 2 का क्यूब हो गया डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और दूरी कितनी है? दूरी है 3 आर नॉट बाई 2। अब इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करके जो आएगा बेटा वो आएगा रो आर नॉट क्यूब अपॉन 8 डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये 3 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 एप्सिलॉन नॉट आर नॉट अपॉन 2। तो बेटा ये 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, आर नॉट से ये क्यूब 2 बचा, तो इसको मैं लिख सकता हूं कितना? दैट कैन बी रिटन एज, कितना हो जाएगा बेटा? 9 और 54, है ना। तो ये हो जाएगा रो आर नॉट स्क्वायर बाई 54 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्योंकि बेटा ये कितना होगा ना, 981 और 18, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा? 4 आएगा, 54 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन की बात करो। अच्छा, ये कैसा नेगेटिवली चार्ज है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आएगी? इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, मैं अलग पेन से बना रहा हूं इसको, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी टूवर्ड्स द चार्ज एंड दैट इज योर EB ड्यू टू दिस। तो बताइए अल्टीमेटली B पॉइंट पर कितने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही? 2। एक कौन सी? एक येलो वाली और एक ब्लू वाली। ब्लू वाली इज ड्यू टू दिस, ब्लू वाली इज ड्यू टू दिस एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू आपके पास निकल के कितनी आई है? दैट इज रो एप्सिलॉन नॉट अपॉन, सॉरी रो आर नॉट अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और इस पर आ रही इसकी वजह से टूवर्ड्स, और ये कितनी आई है? रो आर नॉट स्क्वायर, ये कहां पर, एक मिनट, एक सेकंड, ये रो क्यूब हो गया और सॉरी स्क्वायर है बच्चों ना, एक मिनट, ये कैलकुलेशन गड़बड़ हुई है कुछ, लेट मी करेक्ट दिस। ये देखिए बेटा 3 एप्सिलॉन नॉट, ये है 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये आर स्क्वायर है दैट इज 3 एप्सिलॉन नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है ना। हाँ, अब ये शायद करेक्ट आएगा 3 बाई, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? रो, और ये हो जाएगा आर नॉट क्यूब अपॉन 8 डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये बचा आपके पास बेटा 9 आर नॉट स्क्वायर अपॉन 4, ये हुआ। तो आर नॉट से ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया, आर नॉट से ये स्क्वायर हट गया, केवल आर नॉट बचा। यहां से बेटा ये 2 बचा, है ना, और ये 9 त्रिक 27, 27, हाँ ये 54 है। ये अब आया आपके पास रो आर नॉट अपॉन 54 एप्सिलॉन नॉट, पहले गड़बड़ था बेटा कैलकुलेशन में। ठीक है, तो अब ये हमारे पास कितना आ गया? ये आ गया इतना, और इसकी वैल्यू आपके पास आई है कितनी? दैट इज रो आर नॉट अपॉन
54 एप्सिलॉन नॉट। ये तो आपको साफ समझ में आ रहा है बेटा, ये 3 है नीचे और ये 54 है, इसका मतलब ये वैल्यू ज्यादा है किससे, इससे। तो विनर कौन होगा, ये होगा कि नहीं। तो इसका मतलब बी पॉइंट पर जो विनर होगा वो इस डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये तो तय हो गया कि किस तरफ आएगी, लेफ्ट की तरफ। लेकिन कितनी आएगी वो तय कर लेते हैं, कितनी आएगी, दिस माइनस दिस, तो दिस इज रो आर नॉट अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो आर नॉट अपॉन 54 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका बेटा जब एलसीएम आप लेंगे ये होगा 54 और 18 आर्थिक 24, तो 18 ये हो जाएगा 18 रो आर नॉट माइनस रो आर नॉट। ठीक है, तो यहां से कितना बचा, 18 माइनस 1 दैट इज 17 रो आर नॉट अपॉन 54 और किस तरफ, लेफ्ट की तरफ। तो फाइनल आंसर क्या है बेटा हमारा पास, 17/54 रो आर नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो करेक्ट आंसर इज ए। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इन द फिगर शोज इन द क्रॉस सेक्शन टू सॉलिड स्फीयर्स विद द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज थ्रू आउट देयर वॉल्यूम। फिर वॉल्यूम की बात हो रही, जैसे वॉल्यूम की बात हुई इसका मतलब रो का मतलब नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एच हैज द रेडियस आर, दोनों की रेडियस आर है भाई। ठीक है, पॉइंट पी लाइज ऑन अ लाइन कनेक्टिंग द सेंटर ऑफ द स्फीयर, लाइन को कनेक्ट करने वाली सेंटर को कनेक्ट करने वाली लाइन के पर है वो, एट द रेडियल डिस्टेंस r/2 दैट इज r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर 1। इसका मतलब यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस इसने दे रखी है r/2। इसका मतलब ये मिड पॉइंट है यहां से r का, तो यहां से यहां तक भी कितना बचा, r/2 बचा। और बेटा यहां से यहां तक तुम्हारे पास कितनी है, रेडियस r ही दे रखी। ये तो यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, कह रहा है इफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट p इज इक्वल टू 0, इस पॉइंट p पर कह रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो बताइए Q2 और Q1 का रेशियो क्या होगा, चार्ज Q1 और Q2 का रेशियो या Q2 अपॉन Q1 का रेशियो क्या होगा। ठीक है भाई, पहले तो बताइए हम यहां पर दो सेंटर्स, दो स्फीयर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक R1 है और एक 1 और एक 2 है। आप देखिए ये इसके लिए जो ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है बच्चों, ये आप देखेंगे स्फीयर 1 के लिए इनसाइड पॉइंट है, जबकि स्फीयर 2 के लिए आउटसाइड पॉइंट है। 2 के लिए आउटसाइड और 1 के लिए इनसाइड। दोनों कैसे चार्ज है बेटा, आपके यूनिफॉर्मली चार्ज है और यूनिफॉर्मली चार्ज है थ्रू आउट द वॉल्यूम, और इसका मतलब सेम नेचर पर चार्ज है। इसका मतलब अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज इनको मान लूं तो बताइए 2 की वजह से, 2 को मैं रेड वे से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इसको मैं येलो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं 1 को। ठीक है, तो मुझे बताइए 2 की वजह से अवे, हाँ 2 की वजह से अवे। ठीक है, तो ये हुआ E2 इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू 2, और आपको मालूम है ये जो 2 है ये उसके लिए आउटसाइड पॉइंट है। इसी तरह से इस पर मैं बात करूं तो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द 1, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आएगी, और मैं बड़ा बना देता हूं ताकि हम, ठीक है, इसके लिए इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E, और ये E1 है एट पॉइंट P। ठीक है, एंड ये आपको मालूम है ये इसका इनसाइड पॉइंट है। अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 होना है, और उसने बोला है इस पॉइंट पर E नेट क्या है हमारा 0 है, इसका मतलब E2 बराबर E1 होना चाहिए। लेकिन आपको मालूम है E आउट है, E आउट है और E1 जो है वो E इन है। तो मैं बात करता हूं यहां से प्रॉपर सॉल्यूशन की, तो मैं क्या लिखूंगा कि E इन जो है, E आउट जो है या E2 जो है इज इक्वल टू ऑफ E1 है, और E2 जो है वो E आउट है ना, E आउट, एंड दैट इज इक्वल टू ऑफ E इन। लेकिन आउट जो है, आउट के लिए डिस्टेंस कितनी है ये बताइए। आउट के लिए डिस्टेंस, आउट के लिए जो डिस्टेंस है वो ये है ना, छोटा r जिसको हम बोलते हैं, इसकी वैल्यू बताओ कितनी, r प्लस r/2 दैट इज 3r/2 ना। ठीक है, हाँ, तो इसके लिए r, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था E आउट के लिए, देखिए E आउट के लिए हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, दैट इज ये अभी आपको बताया था ये है। ठीक, तो रो r क्यूब दैट इज रो रेडियस क्यूब, रेडियस तो बेटा रेडियस आ रही है, अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू दूरी का स्क्वायर था, और दूरी हमारी कितनी है 3r/2, 3r/2 दैट इज इनसाइड, और इनसाइड का फॉर्मूला होता है रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट
इंटू दूरी, कौन सी दूरी, इनसाइड दूरी, वो इनसाइड दूरी इतनी है कि नहीं, यहां से यहां तक, और वो कितनी, r/2। सो दिस इज योर r/2। मेरे ख्याल से यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। देखिए यहां से अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास बनेगा रो, इसको तो यार फिर हम लोग चार्ज हमें निकालना है ना, तो इसको हम लोग चार्ज वाले फॉर्मूले से लिख लेते हैं। किससे लिख लेते हैं, चार्ज वाले से। देखो मैं दो फॉर्मूलाज हैं आपके पास, एक इन साइड जो होता है वो होता है आपके पास रो r/3 होता है ना, और आपके पास जो ई आउट होता है वो होता है आपके पास रो रेडियस क्यूब अपॉन 3ε0 दूरी स्क्वायर, ये होता है ना। इसको हम लोग चार्ज में कन्वर्ट करें तो चार्ज का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपके पास के क्यू अपॉन आर क्यूब, सॉरी हाँ के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर, ठीक है। के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर होता है इनसाइड के लिए, और ये जो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, ये क्यू के फॉर्म में, ठीक है, ये क्यू के फॉर्म में। चलो क्यू के फॉर्म में रखो फॉर्मूला। तो आपने बोला है कि E2 इज इक्वल टू E1, और E2 है E आउट और E1 है E इन, ठीक है। तो आउट के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आउट के लिए फॉर्मूला होता है क्यू के फॉर्म में, ये तो होता है के क्यू अपॉन दूरी स्क्वायर। दूरी कितनी आउट के लिए, दूरी है हमारे पास 3r/2, 3r/2, और ये क्यू ये आउट के लिए तो मतलब 2 के लिए, तो इसको मैं Q2 लिखूंगा। इसी तरह से ये के Q1 अपॉन आर स्क्वायर, है ना, इनसाइड के लिए ये हो जाए बेटा आपका आर क्यूब, तो आर क्यूब ही रहेगा, इनटू ये क्या होगा, दूरी कौन सी, इनसाइड दूरी, एंड दैट इज योर r/2, दैट इज योर r/2। तो पहले तो मुझे इतना बताएं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या, ये आर स्क्वायर है बेटा, ये आर स्क्वायर है, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करिए, तो के से के कैंसिल आउट हुआ, तो ये हमारे पास हो गया के Q2 अपॉन 9/4 आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 इंटू r/2 आर क्यूब, ठीक है। तो ये r से ये खत्म, तो ये आर स्क्वायर बचा बच्चों, और आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर खत्म हो गया है, और यहां से हमारे पास Q2 अपॉन Q1 का रेशियो जो आ जाएगा, ये जाएगा बेटा आपका ऊपर, तो 9, और ये है आपके पास नीचे, तो ये 8, 9/8, तो आंसर क्या हो गया, 9/8। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनसाइड और आउटसाइड के फॉर्मूले दोनों तरह से याद करिए, चार्ज की तरह से भी याद होने चाहिए और डेंसिटी के फॉर्म में भी याद होने चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल से यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 14। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। यहां पे कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ अ पॉइंट A1 इज V0, पॉइंट A1, तो ये है कोई पॉइंट A1, यहां कोई पॉइंट है दैट इज योर A1, ये है कोई पॉइंट A1, ठीक है। इस A1 पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो है V0, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्ट्रॉन मतलब कि निगेटिव चार्ज, है ना, निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज अ निगेटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है A1 पॉइंट पर, और ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया है वो है इसका A, यहाँ पर ऐसा कुछ, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि क्रॉस सेक्शन एरिया A है, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, यहां पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आपसे कह रहा है B पॉइंट पर, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एट पॉइंट B, ठीक है, वो V1 दी हुई है, यहाँ पर मिसिंग है, हाँ ये दिया हुआ है, ठीक है, ये कॉमा है बेटा, फुल स्टॉप नहीं है। वेयर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 2A, मतलब यहां जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये 2A है, मतलब यहां पर भी 2A होगा, ऐसा, ये जो यहां एंड है ना, तो ऐसा समझो इसको, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द करेक्ट ऑप्शन, पूरा जो क्वेश्चन है वो समझो क्या कह रहा है। यहां पॉइंट A1 है, इस A1 से इलेक्ट्रॉन चलता है कितनी वेलोसिटी से, कितनी स्पीड से, V0 स्पीड से, फिर यहाँ कॉन्ट्रैक्शन आता है और यहाँ पर जो एरिया वो 2A हो जाता है, और यहाँ पर एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन जहां खत्म हो रहा है वहां पर स्पीड हो जाती है उसकी V1। तो कह रहे हैं इनके बीच रिलेशन बताइए। अब बात समझिए बच्चों, ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन चल के आ रहा है ना, यहां से कौन चल के आ रहा है, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन चल के आ रहा है, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अब बेटा जब ये यहां आएगा, थोड़ी देर बाद यहां आएगा, थोड़ी देर बाद यहां आएगा, तो जब तक यह यहां आ रहा है इस पर तो हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा होगा, लेकिन जैसे ही ये यहां पहुंचा होगा, यहां
ये इलेक्ट्रॉन, इसके पास कुछ वेलोसिटी तो अभी भी थी, जस्ट वो कितनी है v नॉट ही थी, लेकिन ये निगेटिव चार्ज है, तो ये आपको मालूम है कि यहाँ पर एक इंडक्शन प्रोसेस होगा, तो जो यहाँ पर आपके पास बॉडी है उस पर अपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाएगा, निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर ये सब क्या चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया कि नहीं, हाँ। इसी तरह से यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। बताओ इंडक्शन होगा कि नहीं, हाँ इंडक्शन होगा, क्योंकि जब करीब आ जाएगा, जब दूर है तब तो होगा नहीं बेटा। तो जैसे ये करीब आया तो इसके पास क्या हो गया, इंडक्शन हो गया, और यहाँ की नियर बाई सरफेस पर क्या हो गया, अपोजिट साइड का चार्ज इंड्यूस हो गया। अब बताओ बेटा ये इस पर चार्ज कैसा है, इस पर चार्ज है निगेटिव, इस पर चार्ज कैसा है निगेटिव, और इस पर चार्ज है पॉजिटिव, तो बताओ इनके बीच क्या आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब कि इस पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा जो कि इसको इधर खींच रहा होगा, ये वाली भी जगह जो है पॉजिटिव और निगेटिव है तो ये भी इसको इधर खींचेगी कि नहीं, हाँ। इसका मतलब अब इसका एक स्ट्रक्चर देखो जो बन के तैयार हो रहा है, ये है आपके पास इलेक्ट्रॉन, ये जा रहा था कितने से, v नॉट से, इस पर इधर एक फोर्स आया, एक इधर फोर्स आया है, क्योंकि सेम है एंगल पर, तो इसका मतलब इसके दो कंपोनेंट आएंगे, और दो कंपोनेंट में एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये और वर्टिकल कंपोनेंट ये तो हो गए खत्म। अगर ये हो गए खत्म तो नेट फोर्स किधर आया बताइए, मैं इसको अलग से बना रहा हूं, ये देखो ये था v नॉट और ये सारी फोर्स की बात हो रही, तो नेट फोर्स किधर आया, तो नेट फोर्स इधर आएगा कि नहीं, f। अब बताओ आपको मालूम है इफ velocity and force are in same direction then it is a case of speed up, then it is a case of speed up, that means यहां पर acceleration आ चुका है because of this force and this is equal to m into a। और जहां पर m is the electron mass है, तो यहां पर a अगर पूछा भी जाए तो कुछ डेटा अगर दिया जाता तो हम वो भी निकाल सकते थे, that is f by me से, लेकिन आपको यहां से पता चल गया इन velocity that is in नेगेटिव x और फोर्स भी नेगेटिव x में आया तो ये स्पीड अप हुआ। इसका मतलब इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन जैसे ही आगे आएगा तो इस पर फोर्स एक्ट करेगा, और जैसे फोर्स एक्ट करेगा तो इसकी स्पीड अप होगी। इसका मतलब यहां पर जो स्पीड होगी वो इससे ज्यादा होगी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि v1 ज्यादा है किससे, v नॉट से। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास, ऑप्शन सी। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को समझने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, फिर आप इसको समझना। जैसे कि अगर आपके पास समझे, देखिए अब अच्छे से समझो इसको। अब मान लो आपके पास कोई एक बॉल है, चार्ज बॉल थी, दोनों चार्ज ऐसे बॉल ऐसे रखी हुई थी ना, लेकिन दोनों में चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों ने एक दूसरे को रिपल किया, और रिपल करने की वजह से ये एक दूसरे से अलग हो गए होंगे और जाके किसी इक्विलिब्रियम में पहुंच गए होंगे, है ना। ऐसा है कहानी, ये बात समझ में आ रही है। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, इस पर प्लस क्यू है, ठीक है, और इस पर भी प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। इसका मास भी m है, इसका मास भी m है। अभी मान लो तो इसने जाके कुछ एंगल फॉर्म किया होगा, थीटा और थीटा सेम एंगल होंगे, और ये इसका यहां से इन्होंने एंगल फॉर्म किया होगा, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ होगा, क्योंकि बेटा देखो जब ये स्टार्टिंग में ऐसे रखे थे तो इनके बीच क्या काम करेगा, इनके बीच काम करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि सेम चार्ज है और इसके पास मास भी है बच्चों, m है ना, इसके पास भी मास है। तो सबसे पहले इनके बीच क्या आएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन अवे ज्वाइनिंग द दीज टू लाइंस। तो यहां पर ये होगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड दैट विल बी K Q1 और Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। मतलब इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ये हुआ, एंड ड्यू टू दिस मास इट हैज अ वेट दैट इज mg। नहीं तो बेटा ये पूरा ऊपर चला जाता ना, इसको कोई तो है बैलेंस कर रहा है, तो यहां पर जाके इक्विलिब्रियम में हो गया, तो इसका मतलब यहां पर इक्विलिब्रियम में हो गया। ये एंगल आपके पास थीटा है, तो आपको मालूम है कि इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसा आएगा, दैट इज एफ नेट यहां पर। तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। तो मैं ये थीटा यहां से ना निकाल के यहां से भी निकाल सकता हूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां से कि टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है बेटा, एफ ई के बराबर, सो दिस इज योर एफ ई अपॉन एम जी। फिलहाल तो यहाँ चार्ज सेम है, ठीक है भाई। अच्छा ये बताइए, ये जो फोर्स होता है ये क्या होता है, फोर्स ये होता है म्यूचुअल फोर्स होता है, मतलब जो फोर्स इधर लग रहा है इतना ही फोर्स इधर लगेगा। हाँ अभी इसको थोड़ा सा समझना, इसका रेशियो फाइंड आउट हम करें तो ये हो जाएगा हमारे पास K
Q1 Q2, फिलहाल ये चार्ज सेम है तो क्यू स्क्वायर हो जाना चाहिए था, ठीक है, डिवाइडेड बाई mg इंटू आर स्क्वायर। तो अगर मैं बोलूं कि रेडियस r सेम नहीं है जो भी है, अब अगर हम लोग केवल चार्ज और मास पर बात करें तो आप बोलेंगे जो टेन थीटा है, टेन थीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द m है, ठीक है भाई। इसका मतलब थीटा अगर टेन थीटा है तो थीटा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस है और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मास का प्रोडक्ट नहीं आता है, मास आया है केवल, ठीक है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई m, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना सभी लोग कि मान लो इस पर मैंने चार्ज कितना रखा, बच्चों समझना अच्छे से। अब मैंने बोला इस पर जो चार्ज है वो 10e है, इस पर जो चार्ज है वो भी 10e है, तो बताओ, चलो कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, फिलहाल मैं बोलता हूं इस पर चार्ज अभी आपके पास बच्चों q है और इस पर भी q है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, रिपल्शन जो आएगा, दैट इज k q स्क्वायर बाई m, दोनों के मास सेम है, ठीक है, मास अभी भी सेम है, q और m, ठीक है। तो ये जो फोर्स इस पर लगेगा वही फोर्स इस पर लगेगा, तो ये जो एंगल है दोनों सेम रहेंगे ना, क्योंकि बेटा अब अगर मैं बोलूं यहां पर मैंने 2q कर दिया है और मास अभी भी m है, लेकिन इसको मैंने m और q ही रखा है, चलो फिर निकालो फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा, k 2q इंटू q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि 2q की वजह से और q की वजह से जो मैग्नीट्यूड है वो तो बढ़ गया, तो पहले अगर फोर्स F था, अभी मान लो 2F हो गया, तो ये और आगे चले जाएंगे और आगे खींच के यहां कहीं पहुंच जाएंगे कि नहीं, मान लो यहां कहीं पहुंच गए ऐसे। लेकिन बेटा इन पर अभी भी जो फोर्स लग रहा होगा वो म्यूचुअल फोर्स होगा ना, जो इस पर लग रहा होगा वही इस पर लग रहा होगा, तो मतलब एंगल अभी भी सेम रहेगा। हाँ, अब कहानी सुनो, इसी में मैं अब चेंज कर रहा हूं कि चार्ज वही रहने देता हूं जैसा था। इसका मतलब ये तो समझ में आ गया, अगर आपने केवल चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज किया तो एंगल चेंज तो होगा लेकिन दोनों एंगल सेम आएंगे, सिमेट्रिसिटी फॉर्म होगी। लेकिन अगर अब मैं क्या करूं, इसको मैंने 2m कर दिया और इसको मैंने m ही रहने दिया, तो बेटा बॉल पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन तो इलेक्ट्रोस्टैटिक तो सेम है, लेकिन इस पर mg बढ़ गया ना, mg तो बढ़ गया। अगर ये mg बढ़ जाएगा तो ये इसको ऐसे लाएगा इधर, तो जब ये इसको पीछे लाएगा तो ये यहां कहीं पहुंचेगा, हाँ, और ये थोड़ा सा रिपल्शन में जाएगा, तो इसका मतलब इस बार ये जो एंगल है और ये वाला एंगल होगा वो अलग अलग होगा, ये θ1 होगा, ये θ2 होगा। इसका मतलब सीधा से यहां पर समझिए क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या है, क्योंकि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2, तो Q चेंज करने से, कोई भी Q चेंज करने से थीटा पे कोई फर्क, सिमेट्रिसिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। देखो Q1 अगर आप बढ़ाएंगे तो थीटा बढ़ तो जाएगा, लेकिन दोनों थीटा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। मैं ऐसे समझाता हूं, ये थीटा था, तो अगर आपने Q1 की वैल्यू या Q2 की वैल्यू चेंज कर दी, कम कर दी या ज्यादा कर दी, तो ये एंगल बढ़ तो जाएगा, ये एंगल आपका बढ़ तो जाएगा, लेकिन रहेगा θ1 ये भी और θ1 ये भी, सिमेट्रिसिटी रहेगी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपने मास को बढ़ाया, अगर आपने मास बढ़ाया तो जिस पार्टिकल का मास बढ़ेगा या जिस बॉल का मास बढ़ेगा उसका थीटा कम हो जाएगा, उसका थीटा कम हो जाएगा। देखो तो इसका मैंने जब मास बढ़ाया तो इसका एंगल यहां से रिड्यूस होके यहां रह गया है ना, तो बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है, मास अगर बढ़ाएंगे तो फर्क पड़ेगा एंगल पर। चलो आ जाओ इधर, पहले यहां बात करो, इस पर चार्ज क्यों, इस पर चार्ज क्यों, तो चार्ज क्यों है लेकिन मास अलग अलग है, तो मास अगर अलग अलग है तो एंगल सेम नहीं होंगे, एंगल अलग अलग होंगे, लेकिन जिसका मास ज्यादा होगा उसका एंगल कम होगा वर्टिकल के साथ, तो उसका एंगल कम होगा। लेकिन ये एंगल देखो बेटा, ये मास ज्यादा है ना, तो इसका एंगल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो ये एंगल तो ज्यादा दिख रहा है, तो ऑप्शन गलत है। अब आ जाओ इधर, मास दोनों के सेम है, अगर बेटा मास सेम है, देखो यहां लिखा है ना θ1 इज ग्रेटर देन θ2, ठीक है, अगर मास सेम है तो एंगल जो होंगे हमेशा इक्वल बनेंगे, तो इसका मतलब β1 β2 बराबर होने चाहिए, भले ये चार्ज की वैल्यू कोई भी हो, क्योंकि यहां क्या है, m1 इक्वल टू क्या है, m2 है, तो θ1 हमेशा बराबर होंगे θ2 के, एनी कंडीशन। लेकिन यहां कह रहा है β1 जो है वो कम है β2 से, तो ये भी गलत हो गया। अब आ जाओ इस पर, यहां पर देखो क्या कह रहा है बेटा, मास 2m,
3m और यहाँ पर मास m। पहले तो हम चार्ज की बात करें, चलो मान लेते ये मास सेम होते, चार्ज भले अलग अलग होते, तो चार्ज अलग अलग होते तो भी दोनों एंगल क्या होते, सेम होते। अब बताइए यहाँ पर मास क्या है, 3m है और यहाँ पर मास m है, इसका मतलब इसका मास ज्यादा है तो इसका थीटा कम होना चाहिए, और इसका मास कम है तो इसका थीटा ज्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला एंगल ज्यादा होना चाहिए, ये एंगल कम होना चाहिए। यहाँ पर तो दोनों एंगल क्या दिखाए गए, सेम दिखाए गए, तो ये भी क्या है आपके पास, गलत है ऑप्शन। ये भी एंगल क्या है आपके पास, ऑप्शन गलत हो गया। अब लास्ट में आता हूं बच्चों, देखो अब यहाँ पर मास 2m है, तो इसका मतलब यहाँ ये मास ज्यादा है तो इसका थीटा कम होगा, और इसका मास कम है तो इसका थीटा ज्यादा होगा। चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। तो अब यहां पर क्या समझ में आएगा, इसका थीटा ज्यादा, तो यहां पर बोला इस थीटा को इन्होंने अल्फा 2 बोला, इस थीटा को इन्होंने अल्फा 1 बोला, और बोला अल्फा 2 ज्यादा है किससे, अल्फा 1 से। इसका मतलब ये करेक्ट आंसर है इसका। यहां तक बात समझ में आ गई। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। कह रहे हैं यहां पर 3 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस एज शोन आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ द आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है भाई, कह रहा है इनके तीनों कॉर्नर्स पर क्या रखा है, सेम चार्ज रखा है। लेट दिस इज क्यू, क्यू एंड क्यू। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर है। और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, क्योंकि आइसोसेलेस है तो दो साइड्स बराबर होंगी। कह रहा विच ऑफ द नंबर्ड वेक्टर्स, ये वेक्टर शो करें इन्होंने, कह रहा कोइंसाइड इन द डायरेक्शन विद द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट एम ऑफ द हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब कण की बात कर रहा है, तो इसके लिए हाइपोटेनस है कण। कह रहा इसके मिड पॉइंट पर, ये इसका मिड पॉइंट एम दिखाया गया है, कह रहे इस मिड पॉइंट एम पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जो उसकी डायरेक्शन आएगी, वो किसके साथ कोइंसाइड करेगी। यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए गए। ठीक है भाई, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये चार्ज सेम नेचर के, ठीक है, ये चार्ज सेम नेचर का। तो पहले पर जिस पॉइंट पर मुझे चाहिए, जिस पॉइंट पर चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, उस पॉइंट को रिमेनिंग चार्जेस के साथ मिलाता हूं। तो बताओ यहां से यहां तक के लिए ये काम आएगा, यहां से यहां तक के लिए ये काम आएगा। ठीक है, और इसके लिए जो बात होगी वो ये डिस्टेंस काम आएगी। ठीक है भाई, अब आप बोलेंगे मुझे कि इसकी वजह से इस पॉइंट पर अवे और इसकी वजह से इस पॉइंट पर अवे, लेकिन ये डिस्टेंस सेम, ये चार्ज और ये चार्ज भी सेम, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड्स। अब बचा ये, अब इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर अवे अलोंग दिस लाइन, तो अवे अलोंग दिस लाइन। ठीक है, इसका मतलब बेटा ये ई तो खत्म हो गया, ये ई खत्म हो गया, तो ई नेट जो है वो यही है ना, केवल एक, किसके अलोंग है, 2 के अलोंग। तो आंसर क्या हुआ, 2। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, चार्ज क्यू इज फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस। ये चार्ज यहां पर कोई रखा है क्यू, दैट इज अ माइनस क्यू चार्ज, एंड दिस इज फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है एट अ डिस्टेंस d इन फ्रंट ऑफ अ इनफाइनाइट मेटल प्लेट। और ये कोई डिस्टेंस d बोली है, और इसने बोला ये जो आपके पास है इनफाइनाइट मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट। ठीक है भाई, तो मेटल जैसे आप सुनते हैं तो आप कई सारी बातें करते हैं कि सर मेटल मतलब कंडक्टर, मेटल मतलब कंडक्टर, कंडक्टर मतलब कि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर होंगी। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मेटल ऑफ द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। और परपेंडिकुलर होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड्स की फील्ड लाइन की बेंडिंग क्या होती है, अलाउ होती है, वो बेंड कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक इट सेल्फ परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये मैंने आपको बता रखा है सारी बातें। ठीक है, सबसे पहले एक बात बताऊं, डिस्टेंस d पर रखे ही इनफाइनाइट लेंथी चार्ज है, तो यहां पर सबसे पहले जो चीज होगी वो क्या होगी बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज है। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पर इंडक्शन से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। दिस इज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज नहीं है, दिस इज अ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है बेटा, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज। यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज बनाया है इन्होंने, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से नियरर एंड पर अपोजिट चार्ज क्रिएट होगा और फार्दर एंड पर सेम चार्ज नेचर का डेवलप होता है, इक्वल एंड अपोजिट हो जाता है अगर वो कंडक्टर है। नॉन कंडक्टर्स होते तो इंड्यूस जो चार्ज होता है वो कम होता है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, कि जब हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज होता है, जब हमारे पास कोई
पॉइंट चार्ज होता है पॉजिटिव, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है। अगर आइसोलेटेड है, अकेला पॉइंट चार्ज है, तो वैसे आती है, यूं होती है, ठीक है। लेकिन अगर किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगी, और किसके इन्फ्लुएंस में, कंडक्टर के, तो कंडक्टर तो कहेगा भाई जब भी तुम मेरे पास आना मेरी सरफेस के परपेंडिकुलर आना। तो ये जो ऐसे ऐसे रेडियली आउटवर्ड स्ट्रेट लाइन में जा रही है वो अपने आप को बेंड करके टुवर्ड्स द बेंड होंगी, किधर, कंडक्टर की सरफेस की तरफ। क्यों होंगी उसकी तरफ? क्योंकि आपको मालूम है बेटा प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है और टर्मिनेट कहां होती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ। इसका मतलब ये ऐसे जाने की कोशिश कर तो रही थी, ये ऐसे जाने की कोशिश तो कर रही थी। अगर ये आइसोलेटेड होती तो, आइसोलेटेड होती तो ये ऐसे जाती यूं, अगर ये आइसोलेटेड चार्ज होता। लेकिन यहां पर एक डोमिनेटिंग फैक्टर है, वो कौन है, कंडक्टर। तो कहेगा जब भी मेरी सरफेस पर आना तो परपेंडिकुलर आना। पहले तो ये पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से रेडियली आउटवर्ड होगा, तो पहले तो ये समझ लो जिसमें रेडियली आउटवर्ड दिख रहा है वही हो सकता है। यहां पर देखिए इसने यहां पर एक ऐसे एरो बना रखे हैं यूं, तो ये तो गलत हो गया भाई, सारे रेडियली आउटवर्ड होने चाहिए, तो इनवर्ट दिखा रहा है। यहां पर रेडियली आउटवर्ड है, पहली चीज तो कंडक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं दिख रही ये, तो इसका मतलब ये भी गलत है। अब ये बचा है परपेंडिकुलर, और ये भी परपेंडिकुलर दिखा रहा है, ये भी आउटवर्ड दिखा रहा है डायरेक्शन, ये भी आउटवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा है। इसका मतलब ये दोनों आंसर सही है, इनमें से कोई एक सही होगा। अब देखिए यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर एक शार्प पॉइंट है, शार्प पॉइंट है, और आपने पता है कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर कंटिन्यूअस लाइन होती हैं, सडन जंप नहीं होता उनमें, क्योंकि वहां पर डिफरेंशिएशन डिफाइंड नहीं है। तो इसका मतलब शार्प कॉर्नर्स नहीं होंगे, स्मूथ कर्व होगा। और कैसा दिखेगा, ये जाना ऐसे चाहते थे लेकिन मजबूर किया कंडक्टर प्लेट ने कि जब भी मेरे पास आना तो मेरे परपेंडिकुलर आना, तो जब भी मेरे पास आना तो मेरे परपेंडिकुलर आना, जब भी मेरे पास आना तो मेरे परपेंडिकुलर आना, तो ये ऐसे बेंड कर जाएंगी। अब क्योंकि ये इनफाइनाइट है तो सभी इन्फ्लुएंस में आएंगे, तो सभी अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, और आंसर हो जाएगा आपका ए, रेडियली आउटवर्ड होगा, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। 2 point charges plus q and minus 2q are fixed on the x axis, ठीक है भाई, at the position a and 2a। बना लो जैसा बोल रहा है वो, जैसा उसने बोला है वैसा बना लो। ये x एक्सिस है और एक और एक्सिस यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं, चलो ठीक है। और अब क्या कह रहा है, x एक्सिस मतलब पॉजिटिव, जब कुछ नहीं बोलता तो पॉजिटिव एक्सिस होती है, ठीक है। अब कह रहा है कि हमारे पास पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू। अब ध्यान से देखो, दिस इज योर प्लस क्यू एंड दिस इज योर माइनस 2q, ये बोला है, और इनकी पोजीशन दी है एट पोजीशन a एंड 2a फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन। इसका मतलब यहां से यहां तक ये डिस्टेंस है आपके पास a, ठीक है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 2a, ये ऐसा इन्होंने दे रखा है। पहले तो बात बताओ बच्चों, आपको बहुत क्लियर पता होना चाहिए, बताइए चार्ज कैसे हैं, अपोजिट नेचर के हैं, चार्ज आर अपोजिट नेचर, हाँ अपोजिट नेचर। अपोजिट नेचर होने का मतलब होता है जो न्यूट्रल पॉइंट होगा, न्यूट्रल पॉइंट मतलब समझते हो, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, वो न्यूट्रल पॉइंट हमेशा कहां होता है, आउटसाइड होता है। कहां होता है, आउटसाइड। और हमारे पास जो फॉर्मूला होता है कितनी दूरी पर होता है, स्मॉलर चार्ज से डिस्टेंस फाइंड आउट करते थे, वो अभी मैं बताऊंगा अभी क्या कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे पहले कंप्लीट करो, यहां तक की बात हो गई। उसके बाद कह रहा है कि एट व्हाट पोजीशन ऑन द एक्सिस, किस पोजीशन पर, एक्सिस की किस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मतलब उसका न्यूट्रल पॉइंट, और आपको मालूम है जब अपोजिट चार्ज के नेचर हो तो जो न्यूट्रल पॉइंट होता है वो आउटसाइड होता है, और न्यूट्रल पॉइंट किसे कहते हैं, जहां पर ई नेट क्या होता है हमारा, 0 होता है। अब आउटसाइड, और हम देखते कहां है, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, है ना, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। और मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है उसका कि फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज द न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ x। यहां पर x मत लिखो, यहां पर चलो x लिख लो, नहीं x मत लिखो, चलो मैं बता रहा हूं, मैंने आपको फॉर्मूला क्या बता रखा है, x इक्वल टू क्या होता है, सेपरेशन बिटवीन द चार्ज दैट इज r अपॉन अंडर रूट ऑफ q बड़ा अपॉन q छोटा और प्लस माइनस 1 होता है ना ये।
पढ़ो क्या होता है, ये होती है डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज, न्यूट्रल पॉइंट का पोजीशन फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज, एंड दिस इज सेपरेशन बिटवीन द चार्ज। तो अगर यहां पर देखें तो ये सेपरेशन आपको दिख रहा है कितना, 2a माइनस ए, तो a, इसका मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से ये हमारे पास a है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ प्लस क्यू, बड़ा चार्ज अपॉन छोटा चार्ज। बड़ा चार्ज कौन है बेटा, बाय मैग्नीट्यूड देखा जाता है, तो बड़ा चार्ज 2q है और छोटा चार्ज स्मॉल q है, ठीक है। अब ये प्लस माइनस किससे तय होता था कि अपोजिट नेचर के चार्ज है कि सेम नेचर के चार्ज है। अगर अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं तो हम लोग माइनस साइन यहाँ चूज करते थे, ठीक है, तो ये होता था माइनस साइन, तो ये हो जाएगा -1। अच्छा, ये डिस्टेंस होती थी फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज, फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज मतलब कि ये जो मैंने डिस्टेंस आपको बना के दिखाई है, ये डायरेक्शन इधर से इधर ये एक्स को मेजर कर रहा है, कितना होगा वो अभी बात करेंगे हम लोग। चलो आते हैं, बात करते हैं इस हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से बेटा मेरे पास x फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज इक्वल टू a अपॉन बड़ा चार्ज कितना है 2q, स्मॉल चार्ज है q और यहाँ है -1। सो आई कैन राइट x इज इक्वल टू a बाई √2 -1। अब एक सोचने वाली बात है बच्चों, मुझे ये नहीं पता था ये x कितनी दूरी पर है ना, अब आपको समझ में आएगा। थोड़ी सी चीज एक नोटिस करो, मुझे ये नहीं पता है कि ये x कितनी दूर है, कहां पर होगा ये नहीं पता है मुझे, ठीक है। तो एक बात समझो, ये प्लस का था ये चीज, ठीक है। अब देखो, अच्छा अगर मैं आपसे बोलता बच्चों कि x इज इक्वल टू a है, ठीक है, तो a तो बड़ा हुआ, मतलब a और x बराबर हुए। अगर मैं बोलूं कि x इज इक्वल टू a बाई 0.5 है, तो इसका मतलब ये 2a हुआ, इसका मतलब x जो है वो 2 गुना है a से, मतलब यहां पर आप बोलेंगे कि x ज्यादा है a से ना। हाँ, अब यहां पर आ जाओ बेटा, आपको मालूम है कि √2 इज 1.732 -1, तो ये कितना बचा 0.732। इसका मतलब नीचे जो डेटा है वो 1 से कम है, इसका मतलब यहां से क्या पता चला, x जो है वो 1 से ज्यादा है कि नहीं, x 1 से ज्यादा है, a से ज्यादा, मतलब a से ज्यादा है, मतलब ये जो x वैल्यू हमारी निकल के आ रही है वो a से ज्यादा है, मतलब यहां तक कहीं जाएगी। तो इसका मतलब ये जो x हमने निकाला है वो यहां कहीं होगा, क्योंकि वो वैल्यू a से ज्यादा है। इसका मतलब ये है बेटा वो x, ये है वो x। अब आप देखोगे, अच्छा ये होता है कहां से, फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज, तो उसी हिसाब से मैरो बना रही है। अब आप देखेंगे कि बच्चों इसमें आपको प्लस माइनस जैसा प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो प्लस माइनस का मतलब ओरिजिन से राइट साइड की लेफ्ट साइड, इस पर बात होती है। तो चलो हम बात करते हैं इस पर। तो बेटा ये x हुआ, तो अगर मैं पूछूं यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये जो हैगी, तो आप बोलेंगे सर ये तो फिर मान लो कोई d है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी x माइनस a। तो ये मुझे ओरिजिन से इसकी ओरिजिन लोकेशन पता चल जाएगी, इसका मतलब मैं d निकालना चाहता हूं, और आपको पता है ये d किधर है, ओरिजिन के इस साइड है, तो निगेटिव ही है आंसर। तो इसका मतलब पॉजिटिव आंसर तो पॉसिबल नहीं है, पॉजिटिव नहीं पॉसिबल है, निगेटिव आंसर होगा। और एक ही तरफ है तो आंसर वैसे भी आपको पता चल जा रहा है, दोनों तरफ भी नहीं होगा, लेकिन आंसर निकाल लेते हैं। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी बच्चों, हमारे पास आई थी a√2 -1 एंड दैट इज -a। तो व्हेन आई मल्टीप्लाई इट तो हो जाएगा a माइनस √2a, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस a डिवाइडेड बाई √2 माइनस a। तो ये बना आपके पास d इक्वल टू 2a माइनस √2a माइनस √2a डिवाइडेड बाई √2 -1। ये आ रहा है ना बेटा, हाँ ठीक है। तो मैं यहां से अब कॉमन क्या ले लूं, अगर मैं यहां पर कॉमन ले लेता हूं √2a कॉमन ले लेता हूं, √2a अगर कॉमन ले लूं तो ऊपर बचेगा बेटा √2a, सॉरी √2a तो मैंने बाहर ले लिया, तो 2 में से रूट बाहर लिया तो रूट बचा, और यहां से -1 बचा, डिवाइडेड बाई कितना है √2 -1, तो बताओ ये कैंसिल आउट हो गया, हाँ। तो ये d हुआ √2a, और आप ये बोलेंगे इन निगेटिव x, इन निगेटिव x एक्सिस, आपको पता है ना d ये बोला गया है, तो इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब अगर इसको प्रॉपर आप साइन के साथ लिखेंगे तो -√2a, तो आंसर क्या है -√2a। यहां तक बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ दिस, E आपको दिया है, दैट इज 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, और ये यूनिफॉर्म है, अलोंग द y एक्सिस दिया है, अलोंग द y एक्सिस दिया है, ठीक है, यूनिफॉर्म है। एंड देयर इज अ चार्ज ऑफ 1 ग्राम एंड चार्ज 10⁻⁻⁶, ठीक है, -6 जरूर है तो पॉजिटिव वैल्यू,
ठीक है भाई, चार्ज भी दिया है, इज प्रोजेक्टेड इन द फील्ड फ्रॉम द origin and all along the positive x direction with a velocity of 10 meter per second, full stop. its speed in meter per second after 10 सेकेंड क्या होगा? चलो ये क्वेश्चन समझो पहले डायग्राम के थ्रू। कह रहा हमारे पास दो एक्सेस है, वन इज x एक्सेस एंड सेकेंड वन इज y एक्सेस। ठीक है, दो एक्सेसेस आपको दी गई हैं और उसने साफ साफ बोला है कि यू हैव ए इलेक्ट्रिक फील्ड इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, पॉजिटिव y डायरेक्शन। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं इसकी, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड्स है ना। और कैसा बोला? यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म का मतलब इक्विडिस्टेंट स्ट्रेट एंड पैरेलल लाइंस होती है, ये ऐसा कुछ है। और ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने दे रखी है, और वो कैसे दे रखी है? y डायरेक्शन में दे रखी है, दैट इज E = 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। ठीक है भाई, अब ये आपके पास x एक्सेस है भाई, ये तो आपको पता ही है, ये x एक्सेस है एंड दिस इज जो y एक्सेस। कह रहा आपके पास एक चार्ज है जो कि ओरिजिन से, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होती है वहां पर रखा गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी है बच्चों, ठीक है। कह रहा है यहां कहीं एक चार्ज रखा है, और कैसा चार्ज है? +q, जिसकी वैल्यू आपको मालूम है ना। कह रहा है कि इस प्रोजेक्टेड इन द फील्ड फ्रॉम ओरिजिन लेकिन अलोंग द पॉजिटिव एक्स, मतलब इसको इधर प्रोजेक्ट किया गया है किसी वेलोसिटी कितने से? इनिशियल वेलोसिटी u से, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, अब आपको मालूम है कि दिस चार्ज इज प्रेजेंट इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट फोर्स विल बी Q × E। हाँ, इसका मतलब ये जो चार्ज है इसके ऊपर यहां पर इस डायरेक्शन में क्या एक्ट कर रहा होगा बच्चों? फोर्स एक्ट कर रहा होगा, दैट इज F = Q × E। तो इसका रास्ता चेंज होगा, मतलब कि ये कुछ टाइम के बाद अपनी जो पोजीशन कर लेगा वो यहां कहीं कर लेगा, है ना। इसका मतलब ये आपसे पूछा गया है कि बताओ आफ्टर टाइम 10 सेकेंड, मान लो 10 सेकेंड में ये यहां पहुंचा है, तो कह रहा है इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड आफ्टर 10 सेकेंड, नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो मैंने बोला कि ठीक है, यहां पर पहुंचने के बाद इसकी स्पीड जो होगी टेंजेंशियली ऐसे दिखेगी कि नहीं, वेलोसिटी। तो मैंने मान लिया ये v है, तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक ही। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, फोर्स केवल इस डायरेक्शन में, ग्रेविटी तो काम कर नहीं रही, एंड ड्यू टू फोर्स, इसका मतलब फोर्स अगर ऊपर है तो एक्सेलरेशन भी किधर है? ऊपर ही है। और एक्सेलरेशन जो है वो केवल y डायरेक्शन में। अगर मैं पूछूं एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन बताओ, तो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन 0 है, कुछ है ही नहीं। तो मतलब x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, अब ध्यान से सुनो, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी इन x डायरेक्शन क्या है? कांस्टेंट हो गई। अरे वाह, इसका मतलब x डायरेक्शन वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। तो आफ्टर 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, कुछ भी हो, ये जो u है, ये जो वेलोसिटी है, ये अभी भी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि u तो बदलेगा नहीं, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। फिलहाल मैं इसको ये लिख रहा हूं कि v है, तो इसका एक कंपोनेंट vx होगा जो कि बदल नहीं रहा है, तो वो अभी भी कितना है? 10 मीटर पर सेकंड है। लेकिन हाँ, ये जो है वो vy है, ये जो है वो vy है, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। और आपको मालूम है जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, वो देखो, क्योंकि F = क्या निकला है? देखिए, F = Q × E, Q × E। अब F = Q × E, तो Q × E और F की वैल्यू होती है m × A एंड दैट इज इक्वल टू Q × E। तो यहां से A = क्या आया? QE/m। अब बताओ बेटा, Q कांस्टेंट, M कांस्टेंट, E कांस्टेंट, तो ये पूरा एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। और ये किस डायरेक्शन में है? इन y डायरेक्शन। इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने की वजह से हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। तो कांस्टेंट होने से इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे हम। तो ठीक है भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका मतलब आफ्टर टाइम t वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम? v = u + at से निकालते हैं। लेकिन बेटा ये तो वैलिड है केवल y डायरेक्शन में, तो ये y हो जाएंगे। तो बताओ इनिशियल कंपोनेंट ऑफ y, ये तो इधर बेटा प्रोजेक्ट किया गया था ना, ये तो इधर प्रोजेक्ट किया गया था, ये तो फोर्स मैंने दिखाया है। इसका मतलब ये जो है u है वो केवल ux है। इनिशियली uy कितना था आपका? 0। इसका मतलब uy तो हो गया 0। तो बताओ vy क्या हुआ बेटा? vy हुआ ay, और ay की वैल्यू q × E/m, बेटा a × t है ना, ay की वैल्यू × t, ये हो गया vy। तो vy पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। बताओ, चार्ज है 10⁻⁻6, E की वैल्यू 10⁻3, टाइम बोला है 10 सेकेंड, अपॉन मास आपको पास 1 ग्राम है,
तो इसका मतलब 10⁻³ kg हुआ। तो बेटा ये जब ऊपर जाएगा तो ये और ये मिलके ये कैंसिल कर देगा। तो बताओ वर्टिकल कंपोनेंट कितना आया, वो भी 10 मीटर पर सेकेंड आया। ओहो, तो ये भी कितना आया 10। तो बताओ दो वेक्टर्स एक दूसरे से 90 डिग्री पर, तो इसका रिजल्टेंट क्या आता है, वो आता है √(vx² + vy²) और ये हो जाएगा आपके पास 10√2। तो आंसर क्या हो गया 10√2 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तब तो वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म हो जाएगा 10i कैप + 10j कैप। ठीक है भाई। और क्वेश्चन में क्या चीज कहेगा, ज्यादा से ज्यादा कहेगा इसका एंगल बता दो वेलोसिटी का, तो आप tan थीटा लगा देना। tan थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10/10 = 1, दैट इज 1045 डिग्री। तो इसका मतलब 10 सेकेंड के बाद वो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। फिलहाल तो आपका आंसर ये पूछा था, तो ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया है। तो होपफुली यहां तक सारे डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो मिलेंगे अगले लेक्चर में नेक्स्ट माइनर टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।